हिंदी साहित्य की कहानियों के संकलन से आज सुनिए यशस्वी एवं प्रवासी हिंदी लेखिका उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी नई कोपल। तो शुरू करें कहानी नई कोपल। बिरादरी की औरतें इकट्ठी होने लगी थीं। अंदर के बड़े बरामदे में अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। बिन्नो जल्दी जल्दी मशीन चला रही थी कि ये गिलाफ ख़त्म करके उठे, कपड़े भी तो बदलने हैं। अभी क्षण भर में पुकार मचने लगेगी, पर गिलाफ अधूरा ही रहा। ननद कांता ने आकर कहा, भाभी तमोलिन आई नहीं है, नाइन को अम्मा जी ने पांडे जी के यहाँ भेजा है, चलो पान लगा दो। मुंशी जी की बहू कई बार पान मांग चुकी हैं। बिन्नो क्या कहती। थकी थकी आंखें उठाकर कांता को देखा, मशीन छोड़ दी और घूंघट नीचा करके कमरे से निकल आई। निकलते ही चाची ने टोका, सुबोध की बहू कपड़े नहीं बदले अभी? नीची आंखें और मंद स्वर में उसने कहा, पान लगाने जा रही हूँ। पानदान खोला और पान लगाने लगी। तभी वहाँ सास आ गईं। बहू कमाल करती हो तुम भी। मशीन खुली छोड़कर उठाई और बच्चे उधर उस पर जुट गए हैं। ख्याल रखना चाहिए कि ब्याह में देने वाली चीज़ है। अभी बस इतने ही पान लग पाए। कांता भी आ गई। भाभी जरा जल्दी करो ना, नाइन नहीं आई अभी, कहकर वो भी बैठ गई और बीड़े बनाकर रखने लगी। ये क्या? सास अब तक खड़ी थी। कपड़े खराब करने हैं, तुम उठो, बहू बना तो रही है। अरे आई, महाराज क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? महाराज की आवाज़ सुनकर सास तेजी से चौकी की ओर बढ़ गई। कांता की शादी 5 साल हुई थी, बिन्नो की शादी के 15 दिन बाद। इस वक्त वो ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी थी। चमकते गहनों के बीच उसके उल्लसित मुख और दीप्त आंखों की अपनी ही शोभा थी। बिन्नो की आंखों में व्यथा की छाया गहरी हो गई। भाभी, शांता दीदी बुला रही हैं, नन्हे ने आकर कहा। पान लगा रही हूँ, बिन्नो ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा है कि 2 मिनट को सुन जाओ, नन्हे बोला। बिन्नो ने पानदान बंद कर दिया। कमरे में गई तो पाया कि शांता शीशे के आगे खड़ी है। लगातार हल्दी और उपटन लगने से उसके गौर मुख पर पीली सी कांति आ गई थी। बाल खुले थे और गोटा लगी पीली धोती उस पर खूब फब रही थी। उसने झुंझलाकर कहा, भाभी तुमने तो ब्लाउज़ की गति ही बना दी। कितना कहा था कि बाहें कोहनी तक रहें, ऊंची कर दी, और ढीली तो इतनी है कि। बाहर ढोलक पर थाप पड़ी, मंजीरे खनके और औरतों के स्वर में नौकरों की चिल पुकार और बच्चों का रोना ठुनकना दब गया। सहसा बिन्नो ने आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। थकान से उसके शरीर का अंग अंग दुख रहा था। कपड़ा कम था, पर मैं ठीक कर दूंगी, धीरे से उसने कहा। चाची जो साड़ी दे रही हैं उसके साथ का ब्लाउज भी कल सी देना, शांता ने कहा। अभी तो गिलाफ ही पड़े हैं, बिन्नो ने कहा। शून्य नेत्रों से वो शांता को देखने लगी। परसों उसका विवाह है, उसकी गोरी खूबसूरत मिजाजदार ननद का। ससुराल वाले अभी से उसको बहुत मानते हैं। निरंतर होने वाले हल्के दर्द ने टीस मारी। बिन्नो को लगा कि सीने में कुछ अटक सा रहा है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल है। वो शांता की तरफ देखती रही, बोझिल पलकों और गीली आंखों से। उन आंखों से जिनमें साल भर पहले शांता की तरह अरमान बटोरे आई थी। अब उनमें पानी था, केवल पानी। अपने कमरे में जाकर उन निर्जीव सी चारपाई पर गिर पड़ी। अधखुली आंखों से छत की तरफ देखती रही। नीचे से गाने की आवाज़ें आ रही थीं, बड़े वेग से चमचा चलने की आवाज़ और बगल के गुसलखाने से पानी गिरने की आवाज़। मेज़ पर अब तक नाश्ते की तश्तरियाँ पड़ी थीं। एक नन्ही सी गौरैया प्लेट से कुछ उठा रही थी और बार बार गर्दन मोड़कर सशंक सी बिन्नो को देख लेती थी। बिन्नो ने चाहा कि किसी तरह गौरैया को पकड़ ले और धीरे धीरे उस पर हाथ फेरने लगे। सुबोध नहाकर निकल आया। बिन्नो को यूँ असमय पड़ा देखकर भी उसने कुछ नहीं पूछा। कुर्सी पर पैर रखकर पीते बांधे, बिन्नो उसका सुगठित शरीर, दूध सी सफ़ेद कमीज़, नीचे झुके हुए मुंह का कुछ भाग और फीते बांधती उंगलियां अधखुले आंखों से देखती रही। फीते बांधकर सुबोध खड़ा हुआ, हाथ पोंछे और सिगरेट सुलगाने लगा। एक गहरा कश लेकर उसने दियासलाई की तीली चाय के प्याले में डाल दी और बाहर चला गया। सीढ़ियों से उतरते उसके पैरों की ध्वनि बिन्नो को हथौड़े की चोट की तरह लग रही थी। वो उठी और सुबोध की चारपाई पर लेट गई। सुबोध का तकिया श्वेत और मुलायम था। बिन्नो ने उसमें अपना मुंह गड़ा दिया। तकिए की शीतलता ने उसकी जलती आंखों को विचित्र सी शांति पहुंचाई।
सुबोध की अपनी विशेष खुशबू उसमें बसी हुई थी। बिन्नो अचल निश्चेष्ट सी पड़ी रही। उसके शरीर का तनाव घिरते अंधेरे में खोने लगा। उसे लगा कि जैसे गांठें टूटती जा रही हैं। उसकी पलकें आप से आप बंद होने लगीं। बिन्नो चौंक कर उठ बैठी। अंधेरा गहरा हो गया था। नीचे गाना और जोर से हो रहा था। बिन्नो का दिल धक धक करने लगा। जल्दी से उठकर जैसे तैसे साड़ी पहनी और नीचे चली आई। बिरादरी की औरतें थीं, इसलिए सास खून का घूंट पीकर रह गईं। रुखाई से कहा, बहू कांता के दूल्हे को खाना खिला दो। बिन्नो चौके की ओर गई। कांता वही भारी बनारसी साड़ी और जेवर पहने खड़ी थी। उसका मुंह तमतमा रहा था। बिन्नो को देखकर बोली, भाभी वक्त बेवक्त का ख्याल किया करो। उन्होंने शाम को नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। 8 कप के बच्चों के, किसी को इतना भी ख्याल नहीं कि खाना लगवा दें। या तो मैं बेशरम बनकर उनके लिए थाली लगाऊं या वो भूखे रहें। बिन्नो ने धीरे से कहा, मुझे पता नहीं था कि नाश्ता नहीं किया है, मैं तो कपड़े सी रही थी। वो बहाना तो है ही, कपड़े भी जैसे सिए हैं पता है। शांत स्वर में बिन्नो ने महाराजन से कहा, थाल देना। गुप्ता जी की बहन कई साल बाद घर आई थी। बिन्नो को देखकर धीरे से कहा, बहन जी सुबोध इतना सुंदर और सुशील है, पर बहू क्या देख कर ली। सिर पर हाथ मारकर सास ने कहा, क्या बताऊं, धोखा हो गया। समधिन खूबसूरत, भाई बहन खूबसूरत, मगर हमारी तो तकदीर ही खोटी थी। एक बार देखा था, सुंदर लगी। देवरानी की बहन की ननद की लड़की है, वही बीच में पड़ी थी। तारीफ तो बड़ी सुनी थी, सिलाई कढ़ाई में होशियार हैं, इसमें होशियार हैं, उसमें होशियार हैं। सुबोध को पसंद है? अरे निभाना तो है ही। गुप्ता जी की बहन ने सहानुभूति से सिर हिलाया। अम्मा जी चाबी दे दीजिए, बिन्नो ने पीछे आकर कहा। दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। बिन्नो जाने कब से खड़ी थी। चाबी लेकर चली गई। उसके पैर डगमगा रहे थे। बातें तो सच ही थीं, पर तब भी बिन्नो ने मशीन खोली और कटे हुए कपड़ों का ढेर देखा। गिलाफ थे, ब्लाउज सीने थे, बटन टाकने थे। वो सीने लगी, सीती रही। दिन चढ़ा, दिन ढला, तब भी वैसी झुकी हुई मशीन चलाती रही। बदन का पोर पोर दर्द कर रहा था। उसे रात तक सारे कपड़े ख़त्म कर देने थे। आंखों में सुइयां सी चुभ रही थीं। दिल को एक अव्यक्त सा विषाद घेरे था। फिर औरतें आईं, ढोलक बजी, बच्चे रोए, पान बटे, नौकर दौड़े। बिन्नो के पास रखे कपड़ों का ढेर धीरे धीरे कम होता गया। आखिरी ब्लाउज सिलकर उसने सांस ली, अंगड़ाई ली। एक बार खाने के लिए उठी थी। अब दोबारा जब उठी तो शांता ने कहा, भाभी बटन भी टांग देना। शांता ने अलमारी से सिले हुए ब्लाउज निकाले और मेज पर पटक दिए। बिन्नो ने चुपचाप उन्हें भी समेटा और ऊपर अपने कमरे में ले आई। बाहर छत पर हल्की चांदनी थी। बिन्नो ने खिड़की का पर्दा हटा दिया और अपनी चारपाई पर बैठकर बटन टाँकने लगी। सीढ़ियों पर कुछ लोग चढ़े। कांता के पति मुरली बाबू ने कहा, आज तो यहाँ खाएंगे छत पर। क्यों? जहाँ मन हो, उमगती कांता बोली। फिर पुकार कर कहा, हरिया भैया के कमरे से जरा कुर्सियाँ निकाल दे। बिन्नो ने देखा हल्की चांदनी में मुडेर पर पास पास खड़ी 2 छाया मूर्तियों को। वो देखती रही। फिर अचानक कांता दूर हट गई। नीचे से आए सुबोध ने कहा, मुरली बाबू यहाँ खाएंगे क्या? ब्लाउज पड़ा रहा, सुई हाथ में थमी रही। हरिया ने कमरे से कुर्सियाँ निकाल कर रख दी। तीनों बैठ गए। कुछ देर में चाची बड़ा सा थाल लेकर आईं और मेज पर रखते हुए बोली, बहू कहाँ है? नीचे बड़ी जीजी कब से पुकार रही हैं। सुनकर भी बिन्नो बैठी रही। चाची को देख कांता ने पल्ला संभाल लिया था। धीरे से बोली, आजकल भाभी का मूड ठीक नहीं है, काम जो करना पड़ता है। सुबोध थाली की तरफ चुपचाप देखता रहा। चाची मुरली बाबू से खाना शुरू करने का आग्रह कर अंदर बिन्नो को पुकारती चली आईं। अरे बहू, नीचे सारा काम पड़ा है, लोग खाने बैठे हैं, सीना पिरोना बाद में कर लेना। सकुचा कर बिन्नो ने कहा, शांता बीबी ने कहा था कि। चाची ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जीजी की डांट खाने का मन हो रहा है क्या? चलो उठो। आगे आगे चाची और पीछे पीछे बिन्नो बाहर आई। चाची ने उसे वहीं नियुक्त किया और खुद नीचे गई। सीढ़ियों में मुड़कर कहती गई, जो चीज़ चाहिए नीचे से ले आना बहू, नीचे भी सब जा रहे हैं। कुछ देर बाद बिन्नो तश्तरी लेकर नीचे को मुड़ी तो मुरली बाबू बोले, वाह, आप क्यों तकलीफ़ करती हैं? जाओ कांता, तुम ले आओ। बिन्नो झिझक गई।
कांता ने तश्तरी ली और नीचे चली गई, फिर ऊपर नहीं आई। कुछ देर में हरिया सामान दे गया और सास की बुलाहट का पैगाम भी। खाना खा चुकने पर सुबोध और मुरली बाबू नीचे उतरे तो देखा चौके में दीवार से सटी सिर झुकाए बिन्नो खड़ी है और सास, नौकर, चाकर, मेहमान सभी के सामने अपनी बहू के गुण गा रही हैं। वाह रे वाह, अटारी पर चढ़ी रहेगी, मेरी बेटी फालतू है, जीना चढ़कर जाए, सबको खाना खिलाए। मेम साहब हिले भी नहीं। नौकर चाकर मायके से लाई हो ना? बहू तुम जैसे हमारा दिल कुढ़ाती हो मेरा भगवान जानता है। कन्हई और ननकू बिना आवाज़ किए बर्तन धो रहे थे। चौके में महाराज रोटी सेकते हुए तवे पर नज़र गड़ाए था। मंडप के पास नाइन सास साधे खड़ी थीं। बरामदे में सिर नीचा किए चाची और बुआ खाना खा रही थीं। बस ब्याह के घर में रो रो कर अमंगल करो, मेरी लड़कियों को कोसो, जाने कैसा खोटा दिल है तुम्हारा, सास कहे जा रही थीं। मुरली बाबू ठिठक कर रुक गए। उनकी आंखें सुबोध से मिली। उनमें न जाने क्या था कि सुबोध ने आगे बढ़कर जरा दृढ़ता से कहा, बस करो अम्मा, बहुत हुआ। फिर बिन्नों की तरफ देखकर कहा, जाओ अपना काम करो। ये इतना अप्रत्याशित था कि सास का मुंह खुला का खुला रह गया। विस्मित हो वो बेटे की ओर देखती रह गईं। तब तक मुरली बाबू और सुबोध आंगन पार कर बाहर जा चुके थे। सास के डर से बिन्नों के जो आंसू आंखों में ही अटके थे वे वेग से उमड़े और लड़ियां टूट टूट कर उसकी धोती पर लगे चौड़े गोठे पर बिखरने लगीं। उस रात मादक चांदनी होते हुए भी सुबोध का मन मुरली बाबू के साथ घूमने में उछटा रहा। विवाह से पहले उसने निशा को दिल की गहराइयों से चाहा था और शायद उसका अगला कदम उससे शादी होता अगर स्वयं निशा पीछे न हट जाती। उसकी बढ़ती उदासीनता देखकर घर वालों ने शादी कर दी। निश्चय ही बिन्नो किसी के सपनों का साकार रूप न थी। सुबोध ने चैन की सांस ली जब उसने जाना कि बिन्नो स्वयं ही अपनी हीनता की भावना से इस कदर दबी है कि जो कुछ थोड़े से भी थोड़ा मिलता है उसी से संतुष्ट हो जाती है। पर इस तरह का कृत्रिम जीवन बिताने का भार और उस पर घर वालों का व्यवहार, बिन्नो का दर्द बार बार उसके आगे उभर रहा था। साथ ही उसने मुरली बाबू की आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो उसे धिक्कार रहा था। कांता कितनी नखरीली है सुबोध जानता है। मुरली बाबू उसे सब दुर्गुणों के बावजूद चाहते थे। चलिए अब लौट चलें, अकस्मात ही सुबोध ने कहा। दूर रेल ने सीटी दी और हल्की आहें भरती हुई क्रमशः दूर होती गई। खड़खड़ करता हुआ एक इक्का पास से गुजर गया और फटी गद्दी पर बैठा इक्के वाला एक फिल्मी गीत की कड़ी गाने लगा। सड़क पर दूर दूर तक बिजलियों के खंभों की कतारें जल रही थीं। मुरली बाबू जैसे किसी दर्द से कराह कर बोले, जिंदगी भी क्या चीज़ है। फिर पैरों से एक टीन के टुकड़े को ठोकर मारते हुए बोले, कल सुबह बारात आ जाएगी। सुबोध ने खोए खोए कहा, फिर बाजे बजेंगे, शोरगुल, दौड़ धूप, भारी भारी साड़ियाँ, चमकते हुए गहने, महकते हुए फूल और बिन्नों की शांत व्यथा से घायल आँखों पर सीपी की तरह लंबी पलकें। कभी सामने पड़ जाने पर एक बार सुबोध को देख लेगी, फिर आंचल माथे पर और आगे खिसक जाएगा, पलकें झुक जाएंगी। घर के बाहर इधर उधर के लोगों की चारपाइयाँ बिछी थीं। बड़े मामा, छोटे मामा, किशोर दादा, छोटे फूफा लेटे थे। सुबोध और मुरली किसी से कुछ बोलते बात करते चारपाइयों के बीच से अंदर आ गए। अंदर भी बिस्तर बिछ चुके थे, औरतें लेट चुकी थीं। बिन्नों की सास की चारपाई की पट्टी से सटी बुआ बैठी थीं। वहाँ से बिन्नों को उड़द की दाल भिगो देने का आदेश दे रही थीं। बिन्नों भंडार घर का ताला बंद कर रही थी। मुरली बाबू और सुबोध को ऊपर जाते देख उसके हाथ रुके। तभी ऊपर से शांता उतरी। मुरली बाबू ने उसे देखकर कहा, कहाँ घूम रही हो, कल तो इस वक्त दुल्हन बनी बैठी होगी। शांता शर्मा गई। हटिए भी, आप तो अभी से दुत्कारने लगी, क्यों नहीं भाई। आप भी जीजाजी। शांता ने पूरी आंखें खोल मुरली बाबू को देखा और धोती का किनारा दांतों से दबाकर मुस्कुराती हुई अपनी चारपाई की ओर बढ़ गई। चाबी सास को दे बिन्नो ऊपर आई, अपनी चारपाई पर फैले कपड़े उठाए और सुई डोरा उठा लिया। छत पर अब तक कुर्सियां पड़ी थीं। सुबोध अकेला एक पर बैठ गया और न जाने किन विचारों में डूब गया। दूर घड़ी ने जब 12 बजाए तो वो चौंका और कमरे में आया। देखा बिन्नो के हाथ से सुई सरक गई है। बड़े बड़े नीले फूलों वाला ब्लाउज मोड़ा पड़ा है और बिन्नो थकी हारी सो गई है। सुबोध दूसरे कमरे में गया, जूते उतारे, कपड़े बदले।
नींद नहीं आ रही थी। सिरहाने रखी एक पत्रिका लेकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। खोली तो उसमें से एक अधूरा पत्र गिर पड़ा। यूँ वह बिन्नू के खत कभी नहीं पढ़ता था, मगर इस समय वो कौतूहल न दबा सका। बिन्नू ने अपनी सखी फूल को लिखा था, तुम्हारी ननद ने गलती सुना होगा फूल, मुझे तो सभी यहाँ बहुत चाहते हैं। सास जी का स्वभाव ज़रूर तेज है, पर वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहती। सारे घर की जिम्मेदारी मुझे ही दे रखी है, वो भी मेरा ख्याल रखते हैं। हर वक्त उन्हें यही ध्यान रहता है कि मुझे किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। मैं तो अक्सर सोचती हूँ, न जाने किन पुण्यों के फल से मुझे ऐसे पति मिले। सुबोध ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें गीली हो गईं। आत्मसम्मानी बिन्नू कैसे किसी से शिकायत करे कि उसका पति उसे नहीं चाहता। धीरे से उठकर वो बिन्नू की चारपाई के पास आकर खड़ा हो गया। बिन्नू की थकी उदास मुद्रा उसका दिल कचोटने लगी। कितना अपमान, कितनी व्यथा इस नन्ही सी बिन्नू ने चुपचाप पी ली थी। न जाने किन पुण्यों से उसे ये पति मिले। यदि वो स्वयं बिन्नू की जगह होता तो वह पति की रुखाई, उदासीनता और अवहेलना का रोना हर किसी से रोता। उसने हल्के से सुई उठाई और शांता के ब्लाउज उठाकर कुर्सी पर रख दिए। फिर बिन्नू का सिर धीरे से तकिए पर रख दिया। उसकी उंगलियां बिन्नू के अस्त व्यस्त बालों पर आकर ठिठक गईं। वर्षा से सूखे वृक्ष में एक नन्ही सी कोपल फूटी। सोते सोते ही बिन्नू की पलकों में हल्की सी हरकत हुई और एक लंबी सांस खींचकर वो सोती ही रही। सुबोध उसके बालों पर हाथ फेरता रहा, जैसे अपनी रुखाई के लिए माफ़ी मांग रहा हो। बिन्नू सपने में देख रही थी कि उसकी शैया पर फूलों की वर्षा हो रही है। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी नई कोपल। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे नियमित श्रोता हैं या कभी कभार मुझको सुनते हैं या आज पहली बार ही सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कहानियों को लाइक और शेयर भी करिएगा, इसी तरह की उम्दा कहानियाँ सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।